अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और आपके जाने पहचाने पीयूष शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपकी सारी ऑडियंस को मेरी बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर। सर आज तो खैर डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए हैं तो उनका भी एक हंगामा था सुबह से, तो थोड़ा इसलिए भी काम थोड़ा बढ़ा हुआ था। लेकिन आपका जो लास्ट एपिसोड हमने किया आपके साथ, जो हमने एक एपिसोड जो किया अमर प्रेम पे, वो लोगों को बहुत पसंद आया। बल्कि मुझे एक दो हमारे दोस्त जो भारत से हैं उन्होंने कहा कि अब आनंद पे भी हम करना चाहेंगे, तो मैंने उनको कहा कि मैं बताऊंगी तो लेकिन ये कि आज हम शोले पे करेंगे और किसी वक्त आनंद पे भी बात करेंगे, तो मैं उनको भी बुला लूंगी आपके साथ, तो फिर अच्छा रहेगा कि दोनों लोग बात करें, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है कि वो आनंद पे बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरी आपसे पहले ही बात हुई आनंद के लिए, तो मैंने फिर यही सोचा था कि मैं उनसे और आपको दोनों को साथ में लेकर फिर आऊंगी। तो बिल्कुल। तो सर आज हम बात करेंगे शोले फिल्म। मैंने तो शायद 50 बार तो देखी होगी, अगर कुछ नहीं तो। मैंने और नहीं मेरे मैंने नहीं देखी इतनी बार। नहीं सर, बहुत वो असल में जो देख रहा है उसके साथ बैठ गए, जो देख रहा है। अब तो आपको पता है यूट्यूब का जमाना है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन मेरी पूरी फैमिली में ही सबको ही यानी कि बहुत ज्यादा पसंद है, और डायलॉग भी ऐसे याद है ना कि बस समझे कि सब हम आंखें बंद करके बता सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स और सब कुछ। तो क्या कहेंगे सर आप, ये फिल्म जो है ये कैसे बनी? और जहां तक मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले शायद बच्चन साहब और धर्मेंद्र जी की जगह कोई और एक्टर्स थे जिन्हें लिया जा रहा था। हाँ, पहले तो ऐसे ही था। ये फिल्म जब स्टार्ट हुई थी तो स्केल भी छोटा था और एक्टर्स भी अलग थे। इसकी जगह अमिताभ की जगह शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया गया था और गब्बर की जगह डैनी डेंजोंगपा को साइन किया गया था। तो बस वो डेट्स वगैरह मैच नहीं हुई और ये सब कुछ। और राजेश खन्ना भी थे शायद। राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था वो उसके रोल के लिए, संजीव कुमार के रोल के लिए, लेकिन वो कंसिडर मेरे को सीरियसली हुए नहीं थे। उसमें तो दिलीप कुमार साहब को भी शायद कंसिडर किया हाँ, गया था, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पहले दिलीप कुमार को ही किया गया था। अप्रोच भी किया गया था, बात भी की गई थी। लेकिन बात ये थी कि ये जो फिल्म का सेटअप था सारा, ये डेवलप होते होते चेंज होता गया सारा का सारा। मतलब ये है कि सलीम जावेद ने कहानी तो लिखी थी, कहानी सारी की सारी उन्होंने इधर से थोड़ी उधर से थोड़ी उधर से थोड़ी चोरी करके एक उसका पैकेज बना दिया। ठीक है, अगर आपने देखी होगी तो एक हेनरी फोंडा की फिल्म थी, अमेरिकन फिल्म हेनरी फोंडा की, वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि 60 to 70% तो उस फिल्म की कॉपी है। लेकिन सर एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक थोड़े दिन पहले एक फिल्म मैंने देखी जो यूट्यूब पर, सॉरी डिश टीवी पर आ रही थी, मुझे नाम नहीं याद। लेकिन वो जो थी ना, उसमें मेरे ख्याल है किशोर कुमार साहब थे और उनके साथ शायद शशि कपूर थे। और कुछ उसके सीन ऐसे थे जो कि मैंने शोले में देखे हैं, लेकिन वो शोले से बहुत पहले की बनी हुई फिल्म थी कोई। वो प्यार किए जा फिल्म थी हो सकता है। जिसकी आप बात कर रही हैं। हाँ। हो जी जी। सकता है, हो सकता है ऐसे हो। कुछ उसी तरह का रिश्ता लेके जाते हैं, कुछ उसी तरीके से वहां से हाँ उतरते हैं, तो हो वो सकता सीन मुझे लगा जैसे शोले का है। हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद सेवन समुराई थी हम्म। अकीरा कुरोसावा की, और हम्म। इसी तरह से फिर और भी वो चार्ल्स ब्रॉनसन की और बाकी इस तरह की फिल्में थी। तो इन्होंने ये फिल्मों में से निकाल निकाल के इधर उधर से कॉपी मार मार के बना लिया था पैकेज। तो वो बहुत ज्यादा बाकी प्रोड्यूसर्स को भी और एक्टर्स को भी अपील नहीं कर रहा था। उनको लग रहा था क्या सब चोरी का माल है, चलेगा नहीं। हम्म। तो इसीलिए बहुत लोग इसमें से जुड़ने से मना हो गए थे। और फिर ये उसके बाद सब सिप्पी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको मैं बनाने के लिए एक कैनवस बड़ा करता हूँ। तो फिर उसने वो जगह बेंगलोर के पास रामगढ़ नाम की जगह ले ली, जहाँ उसने पत्थरों के ऊपर अपना पूरी एक सिटी जैसी बना ली, वहां पर स्टूडियो के सेटअप्स बना बना के। तो जब ये इतना बड़ा हो गया, घोड़े आ गए, डाकू बड़ा हो गया, तो थोड़ा कैनवस और फिर 70 mm स्टीरियोफोनिक साउंड, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा इम्पैक्ट जो है वो अलग टाइप का होने लग गया। फिर फिल्म का पता चला कि अब ये फिल्म बड़ी बन रही है। तो फिर सलीम जावेद ने ही रेकमेंड किया था अमिताभ बच्चन का भी नाम।
He was recommended by Salim Javed because ये उन्होंने भी सुना था सर मैंने, ये भी सॉरी ये भी पढ़ा था कि कहीं कहीं अमिताभ बच्चन जी के रोल के लिए राजेश खन्ना जी को अप्रोच किया गया था या करने की सोची गई थी, तो सलीम जावेद साहब ने कहा नहीं, यहाँ पे थोड़ा एंग्री यंग मैन टाइप का चाहिए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। इस पर तो पूरी मेकिंग ऑफ शोले की किताब लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें काफी कुछ होगा इसके बारे में। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये था कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, अगस्त में रिलीज हुई थी बॉम्बे में, 15 अगस्त को बॉम्बे में। तो बॉम्बे में रिलीज होने के बाद इसका बड़ा ल्यूक वार्म रिसेप्शन था, लोगों को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें, लाख पसंद करें ना पसंद करें, क्या करें। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म को नॉन 70 mm और बिना स्टीरियो साउंड वाले थिएटर में देखा था, तो वो इम्पैक्ट और वो असर वगैरह था नहीं। तो ये मुझे नहीं पता कि क्या रियलिटी है, लेकिन वो 2 महीने तक, वो 3-4 हफ्ते तक तो फिल्म बड़ी डल रही, लग रहा था ये 2-3 हफ्ते में निकल जाएगी। फिर उसके बाद 3rd वीक के बाद ये वर्ड ऑफ माउथ में प्रमोट होनी शुरू हुई कि भाई देखो जाके, इंटरेस्टिंग फिल्म है, ये डायलॉग अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, और गाने तो थे ही अच्छे। तो फिर वो फिर चलनी शुरू हुई, तो उसके बाद ये पिकअप करनी शुरू हो गई। फिर जो हमारे, मैं तो कलकत्ता में रहता था, तो मैंने कलकत्ता में ही देखी थी, तो फिर कलकत्ता में ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट 70 mm वाला थिएटर बुक किया क्या, जिसका स्टीरियोफोनिक साउंड होना चाहिए, उसके बिना मजा नहीं आएगा। और तब तक इसके जो रिकॉर्ड्स थे, वो डायलॉग रिकॉर्ड्स, वो मार्केट में आ गए थे। तो इनका जो एलपी रिकॉर्ड था म्यूजिक का, वो तो आ ही गया था, उसमें कुछ डायलॉग्स थे, फिर और भी आने शुरू हो गए। तो फिर उसके बाद तो ये धमाके की तरह हिट हो गई, मतलब दीवाना वार लोग पागल थे इस फिल्म को देखने के लिए। मैं पर्सनली आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी, जिन दिनों मैं गया था इनको देखने के लिए, उसकी जो इसके थिएटर की टिकट स्पेशल हो गई थी। जो हमारे उन दिनों में टिकट का दाम 3 रुपए 60 पैसे होता था, जब मैं देखने गया था 3 रुपए 60 पैसे। वो 3 रुपए 60 वाली पैसे वाली टिकट मेरे ख्याल से 9 रुपए कुछ की हो गई थी इस पिक्चर के लिए। तो और वो 9 रुपए कुछ वाले टिकट थिएटर के बाद 150 रुपए की बिक रही थी, इतना ब्लैक चल रहा था। तो ये वो तो हालत थी इसके पॉपुलैरिटी की। फिर तो सबको पता है, ये 5 साल तो कॉन्टिन्यूसली चली है फिल्म, और मेरे को लगता है कि अभी भी जहां भी रिलीज होती होगी ये चल, अब तो खैर ये थिएटर रिलीज तो होती नहीं होगी। लेकिन बट उस जमाने में तो सर कहा जाता था फ्लॉप फिल्मों में शुमार होती थी, ऐसा भी था क्या? नहीं, वो तो जब पहले 2-3 हफ्ते में लग रहा था कि फ्लॉप फिल्मों में ही शुमार होने वाली है, लेकिन उसके बाद तो पिकअप हो गई ना, फिर पिकअप हो गई और फिर सुपर हिट हो गई। और फिर तो हर जगह कोई ऐसा ही, दिल्ली है कि बंबई है कि कलकत्ता है कि मद्रास है कि चंडीगढ़ है कि कहाँ है, हर जगह सुपर हिट थी ये फिल्म, एवरीवेयर। सर सलीम जावेद साहब जब तक साथ लिखते थे तब तक तो कई हिट फिल्में उन्होंने दी, जब अलग अलग हुए तो कोई खास बड़ी फिल्म जो है दोनों की देखने में नहीं आई, क्या वजह है? नहीं, पर उनके लास्ट कुछ ईयर्स में उनके लिए कुछ फ्लॉप फिल्में भी दी हैं उन्होंने एक साथ। वो एक आखिरी दाव थी और ऐसी कुछ और भी फिल्में थी, वो सब सलीम जावेद की लिखी हुई हैं, वो अच्छी नहीं चली। उनका मसाला खत्म हो गया, जो मसाला लेकर आए थे ना, मसाला। क्यों उन्होंने अपडेट नहीं किया अपने आप को हाँ वक्त के साथ? हाँ, ठीक बात है, मसाले खत्म हो गए, फिर उन्होंने और नहीं लिखा उसके बाद। पर सलीम साहब ने कुछ फिल्में लिखी हैं जो कि शायद कुछ चली भी हैं उसमें से। और जावेद साहब ने तो इंडिपेंडेंटली फिल्में लिखी नहीं, फिर तो ये राइटर वो बन गए, पोएट बन गए। पोइट बन गए थे। हाँ, लेकिन सर अगर हम गब्बर सिंह के रोल को देखें तो मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि अमजद खान साहब के अलावा कोई और जहन में आता हो। हाँ, अब हालांकि डैनी साहब बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, और खास तौर पे अग्निपथ में जो रोल उनका है, अग्निपथ में तो बहुत अच्छे लगे हैं वो बच्चन साहब के साथ, और भी कई फिल्में जिसमें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन गब्बर सिंह के रोल में जिस तरीके से अमजद खान नजर आए हैं, मेरे ख्याल है जब दोबारा इसका रीमेक बना था तो बच्चन साहब भी वो नहीं कर पाए, और वो फिल्म बड़ी बुरी पिटी, नहीं, रामगढ़ वो के तो शोले। खैर वो तो बहुत ही बुरी फिल्म थी, तो छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन गब्बर सिंह को तो पता था कि मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। अमजद को तो पता था कि मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश, मैं नहीं करूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा, वैसे ही फिल्में तो मिलती नहीं थी उसको। हालांकि वो इंडस्ट्री में तो बहुत सालों से था, मतलब ड्रामा थिएटर वगैरह तो करता था और लोग जानते थे उसको। एंड इम्तियाज का भाई था, इम्तियाज को फिल्मों में रोज मिल चुके थे, और उसके फादर तो बहुत वेल नोन थे।
जयंत साहब, तो जाकरिया खान जिनका नाम था। तो ये बड़ी वेल नोन फैमिली थी और काफी साल जाते थे, इसको पता था कि एक्ट करना चाहता है, मगर इसको ऐसे फिल्में तो ऑफर होती नहीं। तो उसने तो अपनी पूरी बाजी लगा दी थी कि मेरे को अपनी जान की बाजी लगानी है, आई हैव टू डू इट वेल, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। एक चीज और आप याद रखिए कि उसकी कोई प्री इमेज नहीं थी, मतलब डैनी की भी एक इमेज पहले थी या किसी भी एक्टर की थी, लेकिन उसकी कोई पहले की इमेज नहीं थी। तो इससे बड़ी उसको हेल्प मिली कि ये उसकी फर्स्ट इमेज एस्टैब्लिश हो गई एकदम हर जगह, और डायलॉग भी बहुत पॉपुलर हो गए सारे के सारे, जो कितने आदमी थे और वो सब जो भी है। हाँ, लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि जो फिल्म्स आती हैं उसमें हीरो के बजाय विलन ज्यादा चल जाते हैं। जैसे एक फिल्म नाम आई थी संजय दत्त की, तो वो ख्याल ये था कि शायद कुमार गौरव के फादर ने बनाई थी, तो वो उनके लिए बनाई थी कि वो जरा चल जाए उनका कैरियर, उसके बजाय जिनको नेगेटिव शेड में दिखाया गया था संजय दत्त वो चल गए। ऐसे ही आई स्टिल रिमेम्बर कि एक फिल्म आई थी तेजाब, उसमें एक कैरेक्टर था लोटिया पठान। तो हमारी फैमिली में मेरे कजन ही थे, मतलब छोटे हम लोग, तो उनसे पूछा किसी ने कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो जैसे बच्चे कहते हैं ना डॉक्टर इंजीनियर, वो कहने का मैं लोटिया पठान बनूंगा। तो वो हम लोग अभी तक उसको तंग करते हैं कि तुम तो लोटिया पठान बनने जा रहे थे। तो तो वो बच्चों को इस तरह के कैरेक्टर समटाइम्स बड़ा अट्रैक्ट कर जाते हैं हीरो के बजाय। देखिए किसी भी स्टोरी लाइन में अगर विलेन बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो वो फिल्म आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फिर आपके स्ट्रॉन्गर आपके इमोशन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं ना कि मुझे अभी इसको तो हराना बहुत जरूरी है, ये तो बहुत स्ट्रांग है। बाकी फिल्मों में तो हल्के फुल्के देखे थे, 2 घूंसे मारे हट गया, ये तो बड़ा स्ट्रांग विलेन है ना, इसको तो हटाने के लिए स्पेशल कुछ चाहिए। तो हीरो को भी तो उस लेवल तक उठ के आना पड़ता है ताकि मैं इस विलेन को ये कर सकूं। तो जहाँ स्ट्रांग विलेन होते हैं ना, वो फिल्में बहुत अच्छी चलती है। और जैसे सर एक फिल्म थी जी, बताइए जी सर, जैसे एक फिल्म थी परिंदा, हमने पहली बार नाना पाटेकर जी को उसमें देखा था, और उनका जो उसमें रोल था ना, वो तो मतलब डर जाते थे कि लोगों को डर लगता था कि ये क्या कर रहे हैं ना, कभी सर पे हाथ मार रहे हैं, कभी पता नहीं दीवार पे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अजीब किस्म का उनका था। लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग रोल था कि वो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ और सब लोग मिलकर जो है वो एक नाना पाटेकर को जो है वो नहीं हरा पा रहे थे उस फिल्म के अंदर, समझे, उनका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। हाँ, तो यही होना चाहिए ना, अगर स्ट्रांग होता है ना विलेन, तो फिर फिल्म बहुत अच्छी रिसीव होती है, पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो भाई हीरो मस्ट डिफीट दिस पर्सन। और फिर उसके बाद जब वो हार जाता है तो फिर वो एक सेटिस्फाइड ऑडियंस जो है वो बाहर आती है थिएटर से कि चलो शुक्र है, इतना बड़ा विलेन था, इसको मार तो दिया। ये बहुत ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन उसके ऑडियंस के मन में आ जाता है। तो ये चीज उनको एक, क्या कहा जाए, उनको प्लीजिंग अफेक्ट, कि उनको मतलब लगता है कि हाँ चलो मेरे को तसल्ली हुई, अच्छा लगा, अब मैं इसको दोबारा देखूंगा फिल्म को, इस देखने के लिए मुझे पता है अब ये मारा तो जाएगा, अब मैं दोबारा देखता हूँ फिल्म को। तो ये फिल्म की पॉपुलैरिटी और उसके रिसेप्शन में बहुत हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग विलेन होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि इसी तरह के कई मूवीज ऐसी हैं जिसमें कि पहले जैसे डर फिल्म आई शाहरुख खान की, तो वो मैं कहीं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि सनी देओल से पूछा गया था, यश चोपड़ा जी ने पूछा था कि आप इन दोनों में से जो रोल लेना चाहें वो आप ले लें। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार विलन तो मतलब वो तो डरा रहा है, धमका रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी तो हीरो वाली इमेज है। तो उन्होंने फिर हीरो वाला रोल ले लिया और दूसरा रोल जो था वो शाहरुख को मिल गया। लेकिन बाद में सुना है कि वो बड़े नाराज भी, उनको लगा कि ये तो ज्यादा हीरो से ज्यादा विलन चल गया है, तो उन्होंने तकरीबन 14-15 साल शाहरुख से बात ही नहीं की। तो मैंने कहा शाहरुख खान का इसमें क्या कसूर है, आपने खुद ही तो सेलेक्ट किया था। लेकिन वाकई में कई हमने इंग्लिश मूवीज भी देखी। एक मुझे जो हमेशा बहुत ज्यादा मुझे पसंद है एक फिल्म, हालांकि उसके बाद कई फिल्में और आई होंगी, लेकिन फेस ऑफ एक फिल्म थी, उसमें उसमें जो है वो दोनों हीरो भी थे और दोनों विलन भी थे एक तरह से अगर देखा जाए। और क्या कमाल की मतलब उन्होंने काम किया था, जॉन ट्रेवोल्टा थे और उनके साथ निकोलस केज थे शायद, और उन्होंने जो मतलब नेगेटिव और एक तरह से हीरो का दोनों ने किया था। तो वो बहुत अच्छा, बल्कि मैं किसी से बात कर रही थी अपने, पहले मैं टीवी चैनल के साथ भी मैंने 5-6 साल काम किया है, तो वहां पर हमारे एक प्रोड्यूसर और एक्टर आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये जब हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो चाहे बच्चा एक्टिंग कर रहा हो या बड़ा कर रहा हो, हम ये नहीं कहते यार कितनी थकी हुई एक्टिंग कर रहा है,
हमारे यहाँ तो यार ये क्या कर रहा है ना, तो वो कह रहे थे कि वो बहुत हंसे, मुझे कहते हैं हाँ वाकई में हमारे यहाँ ऐसा होता है, जो कि हमें हॉलीवुड की फिल्म में कभी नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर का बहुत रोल होता है। तो आपको लगता है शोले के अंदर या इस तरह की जो मूवीज है उसमें डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा? नहीं, डायरेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छा डायरेक्टर हैंडल करता है किसी प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपको दिखता है कि ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। और जहाँ डायरेक्टर अच्छे और स्ट्रांग नहीं होते, वहाँ पर फिल्में एकदम लचर बनती है ना, ढीली ढीली। फिर उसका लिंकेज, उसके एक्शंस, उसके परफॉर्मेंसेस, उसको पता नहीं होता कि मुझे एक्टर से कैसी परफॉर्मेंस लेनी है। तो डायरेक्टर का स्ट्रांग और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें आपने मेंशन तो कर दिया इसका, लेकिन आप देखिए रमेश सिप्पी जो थे, रमेश सिप्पी ने इसके पहले अंदाज बनाई थी, फिर सीता और गीता बनाई थी। तो उनको एक मार्केट की वो पल्स का आइडिया हो गया था कि मुझे कैसे कैसे एक्शन लेना है। इसके बाद वो जब इसको देख रहे थे शोले को, तो सलीम जावेद ने जो स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले सबमिट किया था वो बहुत ही अच्छा, टाइट, वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन प्ले था। तो वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रीन प्ले के ऊपर फिल्म बनानी आसान हो जाती है डायरेक्टर के लिए। अच्छा डायरेक्टर हो तो बहुत ही आसान हो जाती है। एक चीज इसमें और आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि इसका द्वारका दिवेचा का कैमरा वर्क बहुत ही ब्रिलियंट था। सिनेमेटोग्राफी आपको एकदम होल्ड करके रखती है फिल्म की। कैमरा इतना अच्छा लगता है जब आप 70 mm पे फिल्म देखते हैं, तो बहुत ही इंस्पायरिंग होता है। और हम विलेन की बात कर रहे थे, तो वो जो मैंने आपको इसकी ओरिजिनल स्टोरी बताई थी, इंग्लिश फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट, उसमें अगर आप, मैंने उसमें हेनरी फोंडा को देखा था। मैं आज तक नहीं भूला हूँ उसको, उसकी शक्ल और उसके एक्सप्रेशन को। इतना अच्छा था। उस वहीं से उन्होंने कॉपी किया हुआ है गब्बर सिंह को, लेकिन मैं उसको आज तक नहीं भूला, क्योंकि वो विलेंस जो होते हैं वो आपके जहन पर, दिमाग पर छा जाते बिल्कुल। हैं, मेक एन इम्पैक्ट ऑन यू। इसका एक चीज शोले की, इसके पहले कि हम भूल जाएं, वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्रिलियंट डायलॉग्स, क्योंकि डायलॉग्स बहुत अच्छे थे फिल्म के। बहुत। हर कैरेक्टर के लिए अच्छे डायलॉग थे। कैरेक्टर की अपनी डेफिनेशंस बहुत अच्छी थी। ये ऐसा कैरेक्टर है, ये ऐसा कैरेक्टर है, ये ऐसा कैरेक्टर है। उसके बाद हर कैरेक्टर के साथ डायलॉग्स सूटेबल, बहुत अच्छे। और फिर इस फिल्म का म्यूजिक कमाल था। शुरू में लग रहा था गाने की क्या, बहुत अच्छे गाने नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, मगर वो फिल्म के लिए बहुत सर वो जो ये दोस्ती वाला सॉन्ग है वो हाँ, तो बहुत ही सुपर हिट था वो। एवरग्रीन, एवरग्रीन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल एवरग्रीन। वो और भी एक मौसी जी वाला, और सर एक मौसी जी का जो सीन था वो तो हम लोग आज तक देखते हैं, बड़ा मजा आता है, हम यूट्यूब पे निकाल लेते हैं। सिर्फ सिर्फ मौसी वाला जो वो रिश्ता लेके गए थे ना। वो पता नहीं कितनी बार कॉपी हो चुका है उसके बाद। हाँ, हाँ, अच्छा वो सीन भी मैंने कहीं किसी पुरानी इंडियन मूवीज में ही देखा, जैसे वो कह रही थी ना, शशि कपूर जी की मूवी थी कोई, इसी तरह से वो जो थे किशोर कुमार जी, उनके लिए कोई ऐसा रिश्ता लेके गए। लेकिन बात सारी ये कि इतना पॉलिश करके दिया था कि उसमें इतनी हंसी नहीं आ रही थी जितनी कि हमें शोले का सीन देखते हैं तो आती है। बिल्कुल। उस जी, कई पैरोडीज भी बनी। वो राजू श्रीवास्तव थे, एक बड़े अच्छे वो आर्टिस्ट थे आप यहाँ के, तो वो बहुत स्टेज वगैरह पर बहुत नकल उतारा करते थे बच्चन साहब की और सबकी। तो वो हेमा मालिनी जी का कैरेक्टर बोलती रहती थी वो। कई बार लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं बोलती जाती हूँ ना अपने भेजा फ्राई में, तो वो बोलते हैं बसंती लगती है। कुछ लोग मुझे धन्नो भी लिखते हैं। अरे मैंने कहा धन्नो घोड़ी थी भाई, मैं घोड़ी लग रही हूँ क्या, बसंती बोलना चाह रहे होंगे। तो वो जो है वो उनका रोल भी बहुत अच्छा था हेमा मालिनी जी का। वो हमारे यहाँ जोक चल रहा था कि वो तो कहती है ना, भाग धन्नो भाग, बसंती की इज्जत खतरे में है। तो वो हमारे यहाँ जोक चलता था कि धन्नो कह रही है कि मेरे पीछे भी तो 4 घोड़े पड़े हुए हैं। मेरी मेरी भी इज्जत खतरे में है। और लोग जो है वो मतलब ऐसे से हमें अभी तक हमने वो डायलॉग ऐसे रट के रखेंगे, हर जगह कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा बोलते जाए ना, तो मैं जब मेरा भेजा फ्राई में जब बहुत देर हो जाती है, शो को खत्म करना है, तो मैं कह देती हूँ मुझे फजूल की बातें करने की आदत तो है नहीं। तो वो जो शोले में कहा करती थी। लेकिन एक चीज जो अब हमारी जनरेशन जो, या हमारे बाद वाली जनरेशन भी जो है वो नोटिस करने लगी है ना, अब हम थोड़े होशियार हो गए। हमारे पहले वाली जनरेशन है ना, वो हर तरह की फिल्म देख लेती थी, उसको पता ही कुछ नहीं लगता था। तो अब वो कहते हैं कि जी वो लालटेन लेके घूमा करती थी पूरे में,
वो जो थी जया बच्चन जो थी या जया भादुरी जो थी, और टंकी जो थी उसमें पानी कैसे चढ़ाते थे ये मगर बिजली के वो जो टंकी जहां से वो कूदने के लिए गए थे धर्मेंद्र जी, वहां पे पानी चढ़ाने के लिए तो लाइट चाहिए, तो कहते हैं अगर लाइट थी तो फिर ये लालटेन लेके क्यों घूमती नहीं थी। नहीं 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 नहीं, आपको एक बात बताता हूँ कि हम्म। मैंने तो बैंगलोर में देखा हुई है चीज, मैं तो 10 साल बैंगलोर रहा हुआ हूँ, कि जब आपका घर किसी लोअर लेवल पर होता था तो वो पानी जो था वो अपने आप ऊपर चढ़ जाता था। हम्म। तो वो पानी ऊपर चढ़ जाता था क्योंकि लेवल लो, हाँ। अगर पानी आ रहा ऊपर से है हम्म। और टंकी जो है कहीं नीचे लेवल पर है तो अपने आप ऊपर चढ़ जाता था पानी। अच्छा, तो होश, हाँ। क्योंकि लोगों ने ऐसा लिखा तो फिर मुझे लगा कि हाँ वाकई में फिर लालटेन लेके क्यों घूम रही थी अगर लाइट थी गांव के अंदर। लेकिन बहरहाल सर ये बहुत जबरदस्त फिल्म है और मेरा ख्याल है कि हर जनरेशन के लिए है, हमारे बाद आने वाली कई जनरेशन जो जब भी देखेंगी वो ऐसा फील नहीं होता उस फिल्म से वैसे कि ये कोई पुरानी फिल्म है, या एक आध फिल्म ऐसी हैं जिनको जब भी देखें तो मजा आता है, जैसे ये मिस्टर नटवरलाल जो बच्चन साहब की है, वो भी मुझे बहुत मजा आता है जब मैं अपना कोई काम वाम करके थक जाती हूँ ना, रिकॉर्डिंग और सारा कुछ, तो कुछ ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो आपने देख रखी हो, आपको उसके ऊपर ना कंसंट्रेट नहीं करना, आपने कोई खास गौर नहीं करना कि क्या हो रहा है, क्योंकि पता है कि क्या होना है। तो इस तरह की कोई फिल्में लगा लेती हूँ और फिर मैं बैठ के ना अपना आराम से कुछ खाते पीते वैसे ही देखती रहती हूँ, मुझे पता है कि क्या होगा, डायलॉग भी याद है। कालिया फिल्म जो है, कालिया 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 कालिया, तो वो भी बहुत मजे की लगती है मुझे, कालिया फिल्म भी। तो ये जो है ये तो यूट्यूब का बड़ा कमाल है कि हमें कई पुरानी फिल्में मिल जाती हैं, लेकिन देखिए बहरहाल जी। आप जो भी आप कह रही हैं, जितनी भी फिल्मों के आप नाम ले रही हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि फिल्म क्रिस्प होनी चाहिए, हम्म। फिल्म वेल मेड होनी चाहिए, उसके अंदर डायलॉग्स, सॉन्ग्स, गाने, कैरेक्टर्स अच्छे ठीक प्रॉपर डिफाइंड होने चाहिए। तो अगर वो क्रिस्पली और अच्छी डायरेक्शन से फिल्म बनी होनी चाहिए, प्लॉट अच्छा होना चाहिए, तो जब वो इस तरह से आप फिल्म बनाएंगे तो फिल्म चलती भी है और फिर वो याद भी रहती है और दोबारा देखने में मजा भी आता है। तो हम्म। शोले की तो अब आपने ही शोले को जब 50 बार देख लिया है तो उसकी रिपीट वैल्यू है ना, तभी तो बिल्कुल है। लोगों को भी तो अच्छी लगती है ना आज भी। बट शोले शोले तो एक हमारे यहाँ, मतलब यू कैन कॉल इट बॉक्स ऑफिस स्टैंडर्ड, कि उसके बराबर की फिल्म बनी ही नहीं कभी। तो वो एक बिल्कुल। उस लेवल पर पहुंच गई है वो फिल्म की, इट वाज वेरी वेरी पॉपुलर। तो सर हर और सीन उसका, वो जो सिक्का उछालते थे वो हाँ के हेड या टेल, और वो भी होता हर सीन, जैसे कहिए कि लोगों को पाकिस्तान में रटा हुआ है शोले का। हाँ, सब जगह यही, हमारे वहाँ भी यही हाल था। और हमारा जो हमारे वैसे तो खैर एक तरह का बैन है कि हम इंडियन मूवीज नहीं दिखा सकते, इंडियन सॉन्ग्स नहीं चला सकते टीवी चैनल पे, लेकिन हमारे कुछ टीवी चैनल, जिसमें जियो जो सबसे बड़ा टीवी चैनल है, हमें बहाना चाहिए होता है। हमें ना किसी सिंगर की बर्थडे, समझे किशोर कुमार साहब की है या माधुरी की है या किसी का नाम ले लीजिए जिसकी बर्थडे होगी, तो वो इतने गाने चलाते हैं कि 8-10 गाने उसी बहाने दिखा देते हैं कि जी ये ना उनकी बर्थडे तो नहीं हम ये चला रहे, तो उसको कुछ कहा नहीं जाता। फिर जब मैंने भी टीवी चैनल पे काम शुरू किया था ना, तो वो इंफोटेनमेंट का शो करती थी, मुझे ये बहुत ड्राई और बड़ा बोरिंग लगता था पॉलिटिक्स, तो मुझे सब कहते भी थे यार तुमने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है जर्नलिज्म में, तुम ये क्या कर रही हो, तो नहीं नहीं मुझे बस ये सही है, मैं ना ये इंफोटेनमेंट कर रही हूँ। तो उसमें ना मैं म्यूजिक के भी शोज कर लिया करती थी और सारे एक्टर वेक्टर के शो भी, मैंने शमी कपूर जी से लेकर दिलीप कुमार, हर किसी के ऊपर, देवानंद जी, सब पे शो कर बैठी थी मैं। तो मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा पाबंदी नहीं थी, ये मैं बता रही हूँ 2012 की बात। तो के जी आपने कोई सॉन्ग नहीं चलाना है, तो वो जो ओनर थे वो मुझे कहते थे कि वो जियो टीवी जो हमारा है ना, वहां पे सिर्फ चला करते थे इंडियन सॉन्ग वगैरह, तो वो कहते थे ये जियो टीवी बनाकर छोड़ेगी ना, ये नहीं मानेगी। तो मैं फिर बाद में जब मुझे बहुत ज्यादा कहा गया कि यार कोई शर्म करो, तुम कुछ पॉलिटिक्स कर लो, क्या कर रही हो, तो फिर मैंने कहा ठीक है ठीक है, तो फिर मैं इस तरफ आ गई। वरना मेरा पहला जो इंटरेस्ट था वो यही था कि मैं इंफोटेनमेंट करूं जिसमें सोशल इश्यूज भी हो, म्यूजिक भी हो, कुछ हंसने गाने की बात भी हो, तो मुझे वो अच्छा लगता था। लेकिन खैर जब इस तरफ आ गए तो बस फिर इसी तरफ आ गए। तो वो तो होता ही है, क्योंकि जाहिर है जब आपने सारी पढ़ाई ही उसमें की हो तो लोग बड़ा प्रेशराइज करते हैं लेकिन खैर अब मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कहा एक इस तरह का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी देख देख के हम लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस हो जाता है हाँ ठीक। कि अब डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा ये बंद कर देना है, उधर उधर हमें फंसा देना है, हम सुबह से सर बस यही चेक कर रहे होते हैं कि अभी हमारी कितनी शामत आने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। तो हाँ वो डेफिनेटली इस तरह। वही की बात है ना, गब्बर आने वाला है ना।
गब्बर आ चुका सर, गब्बर आ गया है। आप सिर्फ गब्बर ने अपने बंदे जो है हमारे पास छोड़ दे, बाकी सब काम हो गया है। तो अच्छा, हम बस वही एक इंतजार एक करें जी। एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, और पता नहीं, हम्म, आपने तो खैर थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी होगी, नहीं नहीं। लेकिन मैं आपको ये एक्सपीरियंस बता, ये 16 ट्रैक के ऊपर इसका साउंड ट्रैक पूरा रिकॉर्ड हुआ था। ओरिजिनली 16 ट्रैक्स के ऊपर पहली बार हुआ था इंडिया में ये इस तरह का। और ये वी शांताराम के स्टूडियो में ले जाकर इन्होंने इसको रिकॉर्डिंग को किया था। हम जब इसको फिल्म को देखते थे तो पहली बार हमको इंडियन फिल्म में ये बड़ा मजा आता था सुनने में कि देखो घोड़े की आवाज इस तरफ से आ रही है और आदमी इधर से बोल रहा है और फिर दूसरा की आवाज उधर से आ रही है। तो ये जो अलग अलग ट्रैक्स का साउंड ट्रैक था ना, ये मैं बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था फिल्म हॉल में बैठ के देखने का इसको, स्पेशली जो स्टीरियोफोनिक थिएटर हुआ करते थे अच्छे साउंड वाले। और फिर उसके बाद 70 mm की स्क्रीन होती थी सामने। इट यूज्ड टू बी फैंटास्टिक टू वॉच द मूवी ऑन थिएटर। इट वाज अ सर गुड। पहली बार पाकिस्तान में इंडियन मूवी मैंने देखी थी सिनेमा में, तलाश फिल्म आई थी आमिर खान और रानी मुखर्जी की, तो वो फर्स्ट, करीना कपूर थी उसमें, तो वो फर्स्ट टाइम देखी थी। उसके बाद खैर कोई थकी आ रही फिल्में भी लगी जो कि उस जमाने में मतलब आई, सलमान खान भी थे और एक दो, वो इतनी, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, वो इतनी बकवास मूवी थी कि मैं तो सिर्फ इसलिए बैठी रही कि मैंने टिकट खरीदा था। और जिन्होंने मेरे साथ जो लोग दो चार और गए थे उनमें से दो तीन तो उड़ के चले गए, उन्होंने कहा यार भाड़ में गए, पैसे हमें नहीं देखनी। तो ऐसा भी हुआ था, लेकिन मैं बैठी रही, मैंने कहा मैं पैसा पूरा करके ही उठूंगी। तो इस तरह से भी हुआ, लेकिन उससे बहुत लोगों को जॉब्स मिली थी पाकिस्तान में, लोगों का जो है ना घर चल रहा था सिनेमा की वजह से। अब इन्होंने अचानक, आपको पता है बैठे बैठे हमारे यहाँ कुछ होता रहता है, तो इन्होंने सिनेमा इंडियन मूवीज बंद कर दी। अब बाकी जो मूवीज आती हैं वो देखने के लिए तो जिन्होंने बनाई होती हैं सर वो नहीं जाते, तो फिर हम लोग कैसे जाएंगे? तो इसलिए वो सिनेमा हॉल जो है हमारे अक्सर खाली पड़े रहते हैं। बल्कि वही हमारे एक बड़े अच्छे कॉमेडियन एक्टर हुआ करते थे उमर शरीफ साहब, तो वो किसी इंटरव्यू में उन्होंने किसी से कहा कि जी पाकिस्तानी फिल्म को किसी के साथ नहीं देखा जा सकता। तो उधर जो डायरेक्टर साहब थे वो कहने लगे ऐसी कैसी बात कर रहे हो, हम तो बड़ी अच्छी फैमिली फिल्मर आते हैं, तो ऐसे कैसे आपने कह दिया? वो कहने के नहीं नहीं, मेरा मतलब है कोई जाने को तैयार ही नहीं होता, कहते इसलिए किसी के साथ नहीं देखी जा सकती। तो हमारे यहाँ ये क्या, उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 मूवीज, आप लोग जैसे हॉलीवुड मूवीज पकड़ के बना देते हैं ना, हम आपकी मूवीज देख के बना देते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो ये काम जो है ना, वो ये भी उमर शरीफ साहब का ही था कि जी हमारी एक फिल्म भारत की 5 फिल्मों की जितनी होती है। उनका वो कैसे, कहा हम उनकी 5 फिल्में लेके अपनी एक फिल्म बना देते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा से इसको हल्के में लिया गया, बल्कि एक जमाने में तो फिल्में सुना था मैंने आया करती थी मतलब 47 के बाद। फिर हमारे यहाँ अगर आप पुरानी मूवीज देखें तो वही साड़ी और वही बिंदी और उसी तरह का सारा गेटअप होता था, स्टोरीज भी ऑलमोस्ट वही होती थी। फिर इनको लगा कि तो लोगों को पता लग जाता है, तो फिर इन्होंने रोकना शुरू किया कि नहीं वो फिल्में यहाँ नहीं आएंगी ताकि हमारी ओरिजिनल लगे। तो बस ऐसे कुछ चलता रहा हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि कभी ओरिजिनल फिल्म बनी नहीं होगी, कभी ना कभी बनी होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिली पाकिस्तान में सच, जो कि भारत को मिली। लेकिन बहरहाल सर हम नेक्स्ट बिल्कुल जो है वो आनंद डिस्कस करेंगे आपके साथ। और उसमें तो गाने बहुत ही खूबसूरत हैं, और राजेश खन्ना जी के डायलॉग तो आपको बहुत पता ही बहुत है। खूबसूरत गाने हैं, बहुत। हाँ, और बड़ी बाबू प्यारी, मुशाए वाला। बहुत बहुत अच्छी फिल्म है वो, बहुत अच्छी फिल्म। जी बिल्कुल। मगर वो बिल्कुल तो शोले शोले से डायमेट्रिकली उल्टी है वो। सर यही और खूबसूरती है उसकी, यही खूबसूरती है कि हाँ, डिफरेंट फिल्म है। बल्कि मुझे तो चोरी चोरी भी एक फिल्म जो थी, चोरी चोरी नाम था ना वो, हाँ चोरी चोरी था वो, धर्मेंद्र जी थे, अमिताभ बच्चन थे, और चुपके चुप उसमें चुपके चुप चुपके चुपके, चुपके, सॉरी चुपके चुपके, हाँ बहुत प्यारी वो भी फिल्म बहुत प्यारी फिल्म है वो भी, और है, उसके भी बहुत क्या अच्छी। खूबसूरत गाने हैं। हाँ, गाने तो उसके भी बहुत कमाल के हैं, और हर सीन, जैसे जो धर्मेंद्र जी जो उर्दू बोलते हैं ना, तो वो, और उसके बाद जो हिंदी बोलते हैं वो भी कमाल की बोलते हैं कि उनके बहनोई परेशान हो जाते हैं कि ये मैं क्या करूं। तो बहुत उस बहुत अच्छी फिल्म थी बिल, वो, बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल इन पे भी हम कभी ना कभी बात करेंगे बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। आरती जी, विशिंग थैंक यू यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, सेम टू यू। थैंक यू।